हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के लिए फिजिक्स का पेपर आप लोग साथ डिस्कस करने वाले। इसमें करीब करीब हम 500 के आसपास क्वेश्चन आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। और जो फ्रेंड्स ये पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग को पता है कि एग्जाम आ गया, आप लोग बस प्रैक्टिस में लग रहे हैं और रट जाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है। देखिए, चालक का प्रतिरोध जो है किससे बढ़ता है, तो लंबाई में वृद्धि करने से भी बढ़ता है, टेम्परेचर में वृद्धि करने से भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करने से भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी कॉपर का उपयोग किया था। याद रखिए, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या, वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। तो उसी तरह से स्टेबलाइजर का भी काम है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, कैथोड किरण होती है। तो कैथोड किरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी। प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। अगर यहाँ पर रहता चालक, अर्धचालक नहीं, अगर चालक होता और उसको अगर हम गर्म करते तो प्रतिरोध क्या होता है, चालक का बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक आवेश रहित कण है। आवेश रहित का मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो अल्फा पॉजिटिव प्रोटीन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बॉलक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी बेकेलाइट का उपयोग। याद रखिए, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, पृथ्वी पर प्लायन वेग क्या होता है। पृथ्वी पर प्लायन वेग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहाँ से वस्तु को प्रक्षेपित किया। तो पृथ्वी का प्लायन कितना होता है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुँचती है। तो इसका राइट आंसर आपका ये यानी विकिरण इसका राइट आंसर हो। याद रखिए, विकिरण इसके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद में स्विम को किस आधार पर समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर आपका सी दे रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या डी होना चाहिए। मेरे रिकॉर्डिंग यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, सभी अंशों का कुल समय आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यानी 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है, वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है। तो क्या निरूपित करता है, यानी त्वरण को निरूपित करता है। याद रखिएगा। ठीक है, यानी वेग में परिवर्तन के दौर को ही क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं, और वेग समय क्या ग्राफ बताता है, तो त्वरण बताता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक्स इसकी वृद्धि करते हैं। तो किसका वृद्धि करता है। तो 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, निष्क्रियता के पल को क्या करता है, वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, आवेग किसके बराबर होता है। आवेग जो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी गति में परिवर्तन के बराबर होती है। याद रखिएगा, तो यहाँ 15 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी की पहिए की गति किसका उदाहरण है। तो 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का क्या उदाहरण है, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है, तो किसके अनुपातिक होती है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गैस के पूर्ण तापमान के अनुपातिक होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है जब कार की गति दुगनी कर दे जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 बार। राइट आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका यानी रफ्तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि में क्या फर्क होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बढ़ोतरी होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बाहर गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है? अभाव होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका न्यूटन महोदय ने क्या किया था? परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है? घटता था। बताना है किसके कारण घटता है? ग्रह की त्रिज्या में कभी तेजी नहीं होगा, ग्रह की द्रव्यमान में वृद्धि भी नहीं होगा, शरीर के द्रव्यमान में वृद्धि में कमी भी नहीं। तो राइट आंसर आपका डी होगा। डी में क्या दे रखा है? तो आप देखिए ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, इसका राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंड के बीच जो बल लगता है क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उनके द्रव्यमान के उत्पाद में क्या होता है? सीधा अनुपातिक होता है। लेकिन अगर दो द्रव्यमान के बीच की दूरी की बात करें, जो फोर्स होता है उसके बीच की दूरी के क्या होता है? स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना। बीच की दूरी क्या होता है? आर होता है। जब इस कंडीशन रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है? तो 25 का राइट आंसर आपका ये हो यानी गुरुत्वाकर्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक लिफ्ट में आदमी का भासी वजन वास्तविक वजन से क्या होता है? कम होता है। तो ये कब होता है कम? तो राइट आंसर आपका ये हो जाए जब लिफ्ट त्वरित के साथ क्या होता है? नीचे जा रही हो। लेकिन अगर एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि अधिक वजन कब फील होता है? जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ जब ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ कम पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार द्रव्यमान का क्या होता है? एक भाग होता है। तो 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है आपको देखिए आपको मिलान करने हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर वाट दे रखा है, किलोवाट दे रखा है, 1 किलोवाट घंटा दे रखा, हॉर्स पावर दे रखा। तो जो आप जानते हो उसको पहले मैच कीजिए। 4 का क्या हो जाएगा आपका? डी ऐसे दिख रहा है। 4 का क्या हो जाएगा आपका? डी। तो डी दो ऑप्शन में, एक यहाँ पर एक यहाँ ऑप्शन दे रखा। उसके बाद वाट दे रखा है। वाट की अगर हम बात करें तो किलोवाट क्या होता है? तो 2 का सी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पर देखिए 2 का बी दे रखा, यहाँ पर 2 का सी दे रखा। तो राइट आंसर आपका है। बस 2 अगर मैच कर गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी ऐसे अपना मिला लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका है, जैसे अगर हम दर्पण की बात करें तो सेंटर इसको क्या बोलते हैं? इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पोल या ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो 30 आप लोगों को तो पता ही होगा। 30 राइट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? डी हो जाए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो 32 का राइट आंसर आपका डी यानी प्लैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, पानी की घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो 33 का राइट आंसर भी यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है, सबसे कम प्रतिरोधकता किसका होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नाइक्रोम का होता है। तो राइट आंसर 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 कहता है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोलिए, तापमान पर ध्वनि की गति आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर आपका बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 31 लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर 31 मीटर पर सेकेंड, इसलिए यूनिट का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, यहाँ भी मीटर सेकेंड दर का ये नहीं होगा बल्कि आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का, तो यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके आरंभिक मान का कितना 256 गुना हो जाती है, नई रेखीय संवेग आपसे पूछा जा रहा है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो संवेग के फॉर्म में क्या होता है, पी स्क्वायर बाई क्या होता है, 2m होता है। तो आपको ये काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो सीधा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसे आप समझिए 256 ऐसे, क्योंकि के इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका स्क्वायर जब इस पर आएगा तो रूट में हटेगा, यानी रूट आ जाएगा इस पर कैसे, इस तरह से 256। तो 256 का इसको किसका स्क्वायर होता है, तो 16 का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 16 गुना, यानी इसके प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा, 16 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है, तो याद है दूरी को, डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। एक होता है स्पीडोमीटर जो गाड़ी के स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव्यमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है पानी के अंदर ऊपर की तरफ लगाया गया बल को क्या बोलते हैं, तो उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, जिसको बैंड फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपके यहाँ 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक, यानी मानव मस्तिष्क में ध्वनि जो है कितने देर तक रहता है। तो 1/10 सेकेंड होता है। तो 1/10 सेकेंड का मतलब 0.1 होना चाहिए। तो 0.1 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसकी छवि कहाँ बनता है। ठीक है, तो याद रखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, छोटा बनता है और बहुत ही छोटा बनता है और उल्टा बनता है। तब देखिए किस ऑप्शन में है, तो फोकस पर वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक संकुचित छवि, यानी सबसे छोटा। याद रखिएगा अवतल दर्पण का सबसे अगर छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वह फोकस पर बनता है, और ये कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ होता है, तो अनंत पे होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, प्रतिरोधक इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या होगा। तो आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी, यानी राइट आंसर आपका बी यानी आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। व्यास को क्या कहा जाता है तो बताना 45 का आंसर क्या होगा। तो 45 का राइट आंसर आपका उसको छेद बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग इस ऑप्शन में कहाँ नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। रिवर व्यू दर्पण यहाँ पर किसका उपयोग होता है, यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग कहता है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये रियर रिव्यू दर्पण की जो बात किया जा रहा है, ये पीछे की बात, मतलब ये साइड मिरर की बात किया जा रहा है, और साइड मिरर में क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 का था, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसकी तरंग दर में क्या होती, कमी आई, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है, यदि एक वस्तु का समय को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले ने बोला काइनेटिक फार्मूला क्या होता है, P²/2m होता। तो क्या कहा आप देखिए उल्टा क्वेश्चन, समय को 3 गुना, मतलब इसके अब हम 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 9 गुना बढ़ जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, तो 49 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, तो F इक्वल टू क्या होता है, A में होता है। ये व्यंजक जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या किया था, इसको प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से मिलता है, तो न्यूटन के प्रथम गति से क्या होता है, बल की परिभाषा मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि ध्वनि किस माध्यम में गुजर नहीं सकती है, तो 51 का राइट आंसर आपका डी हुआ, निर्वात में क्या होता है, चल नहीं सकता। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई शक्ति का मात्रक क्या उद्योग में पूछा जा रहा है, तो 52 का राइट आंसर आपका डी हो, यानी हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 क्या होता है, वाट होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, काम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा की मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। जूल का कभी कभी ऐसे भी दे देगा, न्यूटन मीटर भी होता है, भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता था, आपको बताना है। 54 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 54 का राइट आंसर क्या होता है, 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि या प्रतिध्वनि के बीच के समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका बी। अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया हूँ। और श्रोता और ये सुनने वाले के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए, तो 17 मीटर के आसपास से अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, यांत्रिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, किसके सम होता है, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है, ये सम होता है। तो आपको बताना है किस ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसको पी बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि छवि यानी आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना आपसे छोटा, तो दर्पण का आपको प्रकार बताना है। तो यहाँ बताना है कि 57 का राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो डी में क्या, उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। समतल दर्पण में क्या होता है, उसी के समान बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में हर तरह का छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, उल्टा सीधा सब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसके एरिया का होता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है, सेल्सियस से केल्विन। देखिए सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना। मान लिया आपको सेल्सियस में कुछ दे रखा, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कीजिएगा, 273 को क्या कीजिएगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो किस ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
दिए गए तापमान में हम क्या करें, 273 को क्या करेंगे जोड़ें। सिंपल सा मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें 10 को इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 283। तो याद रखिएगा, चलिए इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए केल्विन में दे रखा हो और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 को फिर हम माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो आपको बताना है 60 का राइट आंसर क्या होता है, डी हो जाएगा। एक पेंडुलम झूला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो गति के तृतीय नियम। तो गति का तीसरा नियम राइट आंसर आपका सी, 61 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में किस माध्यम में होता है, आपको ये बताना। तो राइट आंसर आपको देखिए हवा भी दे रखा, निर्वात भी दे रखा। पानी और कांच तो खैर होगा नहीं, तो हवा और निर्वात। अगर जब निर्वात दे रखा है और हवा भी दे रखा तो राइट आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, निर्वात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है लगातार एवं या एकाधिक डैश दे रखा के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी यानी परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है स्रोत प्रतिरोध आर दे रखा है, प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी है तो समय टी में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। आपको बताना है विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है, ये आपको बताना है, यानी ऊर्जा फाइंड करना है। तो आपको बताना है 64 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यानी भी हो जाएगा, आई हो जाएगा और टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वर्क हो जाएगा, वर्क यानी एनर्जी की बात होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है एक शुष्क सेल ड्राई सेल इसको बोलते हैं, ये चार्जेबल चार्जलेस होता है। अगर एक बार इसको यूज़ कर लेंगे, अगर डिस्चार्ज होगा तो इसे फिर चार्ज नहीं किया जाता। तो एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या होता है, इसमें संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है किसी एक आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति पूछ रहा है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका उसको टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है किसी स्थिर वस्तु में स्थिर रहना या गतिशील वस्तु को उसी गतिशील रहने की प्रकृति क्या कहलाती है, उसका जड़त्व क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जड़त्व कहलाता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में जड़त्व दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको डी ऑप्शन में दे रखा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है प्रतिरोध की एसआई इकाई आपसे पूछा जा रहा है। तो 68 का राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, तो 69 के यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का उपयोग जो सर्च लाइट में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ थी, साइड मिरर के रूप में जनरली किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो संवेग जो होता है, यानी संवेग जो होता है मास और वेलोसिटी के क्या तो गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी द्रव्यमान और वेग इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा संवेग क्या एक सदिश राशि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर यानी W/T ये किसको डिफाइन करता है, तो ये पावर को डिफाइन करता है, याद रखिएगा, यानी शक्ति को डिफाइन करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, जूल पर सेकेंड ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया आपको कार्य ज्ञात करना। ऊपर उठाने की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करना। तो mgh इसका फार्मूला हो जाएगा। m कितना दे रखा, 20। g का मान आपको यूज करना यहाँ पर 10 दे रखा है, और हाइट कहता है आपको 2 मीटर। तो ऑल ओवर सॉल्व किया तो 400 क्या होगा जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन आपका पहला मीट कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है समय की इकाई यानी समय का मात्रक पूछा जा रहा है। तो एम जी होता है, एम का मात्रक क्या होता है, जी होता है, के जी होता है, और वेग दे रखा तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो मीटर पर यानी किलोमीटर पर सेकेंड, राइट आंसर आपका बी मिल रहा है। तो इसको आप यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे भी लिखा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का था, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विद्युत सेल इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं। तो 75 का राइट आंसर आपका ग्लूकोज भी बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी गति इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है कि एक लेंस में प्लस डायोप्टर दे रखा है, ठीक है ना। तो जब प्लस डायोप्टर दे रखा, इसका मतलब उत्तल लेंस का उपयोग किया, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, जो डायोप्टर होता है वह पॉजिटिव होता है, यानी फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, और यहाँ देखिए प्लस में ही होता है। जब देखिए सोल्व भी नहीं करना है, ऐसे भी फोकल लेंथ निकालना है तो ऑप्शन से ही निकाल सकते। देखिए ऑप्शन माइनस वाला भी नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, यानी 0 उत्तल और 0.5 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है, गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा यानी के किस पर निर्भर करता है। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाए, यानी 78 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है, तार के मध्य से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोध। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। तो वोल्ट कितना दे रखा है, 2, और करंट कितना 1, यानी सॉल्व किया तो 2 इसके राइट आंसर हो, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। 79 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है। आपको बताना कैसा, देखिए वक्रता केंद्र की बात किया जा रहा है, तो ये अवतल दर्पण है, ये सेंटर हो गया, ये हो गया आपका एफ हो गया, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। यहाँ पर जब वस्तु होगा तो इसी पे प्रतिबिंब नीचे की तरफ उल्टा बनेगा और इसी के साइज का बनेगा। वास्तविक बनेगा तो देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो वास्तविक और वस्तु के साइज के बराबर, तो वास्तविक और समान आकार का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ ATMC को डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि ये फिजिक्स का जो टॉपिक हमने बिहार पुलिस के लिए डिस्कस किया आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोग को साथ नेक्स्ट वीडियो में। और एक आपको मिलेगा, आपको हिंदी यानी 2 आप लोग सेट मिलेंगे, एक हिंदी का मिलेगा, ठीक है, एक हिंदी का और एक आपको मिलेगा साइंस का। ठीक है, 2 टॉपिक अभी डेली आप लोग को मिलेगा बिहार पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं।